चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संवहनी वर्षा। कि संवहनी वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन होती है, यानी संवहनी वर्षा जो है अधिकांशतः किस क्षेत्र में प्रतिदिन होती है, यह क्वेश्चन का हमारा ये रहेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र होते हैं वो उसमें संवहनी वर्षा। स्पीड से चलेंगे थोड़ा और देखेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है संवहनी वर्षा अधिकांशतः किस किस क्षेत्र में प्रतिदिन होती है, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, जिसमें इन प्रदेशों में लगभग प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे के जो बीच है वो मूसलाधार वर्षा होती है। और इस प्रकार की वर्षा जो है वो किस प्रकार की वर्षा कराते बादल कराते हैं, वो कपासी वर्षा जो है वो कपासी मेघ जो से बोला जाता है वो कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रवाल भित्तियां की बनी होती है, यानी प्रवाल जो भित्तियां हैं वो किसकी बनी होती हैं, ये जलमंडल से संबंधित रहेगा। तो जो प्रवाल भित्तियां हैं वो कोरल पॉलिप्स की बनी होती है। किसकी? कोरल। प्रवाल जो भित्तियां हैं वो कोरल कोरल पॉलिप्स से बनी होती हैं, जो कि प्रवाल कीटों के अस्थि पंजरों के समेकन से निर्मित समुद्री स्थलाकृति को प्रवाल भित्ति कहते हैं। यानी अगर प्रवाल भित्ति देखें तो किसे कहते हैं? जो प्रवाल कीटों के अस्थि पंजरों के समेकन से निर्मित समुद्री स्थलाकृति जो होती है उन्हें हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं, जो चूना पत्थर तथा डोलोमाइट जैसी अपसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। कोरल पॉलिप जो है स्वयं द्वारा निर्मित एक चूने की खोल में रहते हैं, और इन कीटों के शरीर पर असंख्य जो है वो पादप शैवाल जो होते हैं वो रहते हैं, जिन्हें हम जुक्सान्थाइलाई अलगी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? जुक्सान्थलागी अलगी कहते हैं, जो असंख्य जो पादप जो शैवाल होते हैं उन्हें को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई कितने के बीच है, यानी जो प्रकाशीय क्षेत्र की जो गहराई है वो कितने बीच होती है, वो लगभग जो है वो 200 मीटर तक पाई जाती है। और इस गहराई तक जो है वो वनस्पति तथा प्रवाल आदि पाए जाते हैं, और इस मंडल को हम क्या कहते हैं? नेरेटिक मंडल कहा जाता है। यानी जो प्रकाशीय क्षेत्र की जो गहराई है और उसे जो 200 मीटर तक जो स्थित क्षेत्र होता है उसे हम नैरेटिक मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरोसियो धारा में देखी जाती है, यानी क्यूरोसियो जो धारा है वो किसमें पाई जाती है, किसमें देखी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो जो धारा है वो पाई जाती है। क्यूरोसियो धारा जो है वो एक गर्म जल धारा, कैसी धारा है? एक गर्म जल धारा है, जो कि ताइवान से रिक्क्यू द्वीपों तक प्रभावित होती है। क्यूरोसियो एक जल धारा जो कैसी है? वो गर्म जल धारा है, और जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है क्यूरोसियो, जो कि ताइवान से रिक्क्यू तक द्वीपों तक प्रभावित होती है। और यह धारा जो है वो अटलांटिक की फ्लोरिडा धारा से समता रखती है, यानी फ्लोरिडा धारा के एक समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी है, यानी महासागरों 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 और सागरों में जो पाई जाने वाली औसत लवणता है वो कितनी है, यानी 35 डिग्री औसत जो परसेंटेज है वो इसमें पाई जाती महासागरों और सागरों में। सागरीय जल में लवणता जो है वो संरचना किससे देखी जाती है? वो 1000 जल ग्राम में देखी जाती है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जैसे 1000 जल ग्राम में सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो वो 27.21 होती है कुल मात्रा। अगर हम बात करें तो लवणता जो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की अगर देखें
तो वो 03.80 तक होती है। इस प्रकार से अगर हम आपको आंकड़ा दें, तो हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, इस रूप में हमें देखने को मिलती है। देखिए, इस प्रकार से जो है ये आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये है मैग्नीशियम क्लोराइड 03.80, तो ये आपके सामने प्रदर्शित है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। अब देखते हैं स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो स्थिर तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हैरिस के द्वारा जो स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के हिसाब से अगर देखें तो लाप्लास द्वारा जो है वो गतिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया। अगर प्रश्न बनता है कि गतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वो लाप्लास द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है, यानी भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र जो है वो किसके पास देखा जाता है? तो वो किसके पास देखा जाता है? तो वो गुजरात तट के पास में देखा जाता है। यानी भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र अगर देखें तो वो गुजरात तट के पास में देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो गुजरात क्षेत्र है वहां पर उच्चतम ज्वार क्षेत्र देखा जाता है, और गुजरात में उच्चतम ज्वार वहां पाए जाने वाले सक्रिय तट के कारण होता है। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है? वो कनाडा के नवास्को नवास्कोसिया में पाया जाता है। यानी विश्व का अगर ज्वार भाटा जो देखा सबसे ऊंचा, तो वो नवास्कोसिया में यानी कनाडा के नवास्कोसिया में स्थित जो है फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पर? फंडी की खाड़ी में आता है, कि जो कि ज्वारीय उभार की ऊंचाई अगर देखें तो 15 से 16 मीटर के बीच होती है। तो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? वो कनाडा के नवाकोसिया में आता है, जो कि फंडी की खाड़ी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप प्राकृतिक रूप में एक दूसरे में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? यानी एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? यानी ऑप्शन नंबर 23 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी संक्रमिका जो है, यानी इकोटोन जो है वो एक संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे हम किसी क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं या संक्रमिका कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। अगर हम इसे देखें तो पारिस्थितिकी जो इसमें एक वर्ड आता है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम है वो एजी टांसले ने किया था, जो कि 1935 में उन्होंने इसको परिभाषित किया था। उन्होंने एक परिभाषा दी थी, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हमारा ये हो जाएगा, इकोटोन यानी संक्रमका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, यानी ऊर्जा का अगर पिरामिड जो है वो कैसा होता है सदैव? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा सीधा। यानी जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? एक सीधा होता है, सदैव ही सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैव जो है वो निम्नीकरणीय नहीं है? प्रश्न बोल रहा है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी नंबर, यानी प्लास्टिक पदार्थ जो है वो निम्नकरणीय नहीं है। प्लास्टिक पदार्थ जो है निम्नकरणीय नहीं है, क्योंकि जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो हैं वो निम्नकरणीय के मुख्य उदाहरण होते हैं। यदि अगर पूछा जाए कि निम्नकरणीय के अंतर्गत क्या आता है, तो जीव जीव जो है, पादप जो है वो निम्नकरणीय होते हैं, और प्लास्टिक पदार्थ जो है वो एक निम्नकरणीय के रूप में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। यानी आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा इकोटोन। जैसे कि अभी हमने बताया था, आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण जो क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है, यानी संक्रमणिका के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ए नंबर इकोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिकता उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती हैं। तो इसका करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी नेवल जो प्राथमिक उत्पादन होता है उसे घटाकर इंगित की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब, और जो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मानव भूगोल आवास से संबंधित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लगभग सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से होमोसेपियंस जो शब्द है वो किससे संबंधित है? वो हमारा है सर्वाहारी से। यानी होमोसेपियंस जो शब्द है वो सर्वाहारी वर्ग से संबंधित है, क्योंकि सर्वाहारी पोषण स्तर जो है वो 4 के अंतर्गत आते हैं, जो निचले तीनों पोषण स्तर से आहार ले सकते हैं। यानी शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, स्वपोषी, तो वो सर्वाहारी के रूप में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धकुंडी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अर्धकुंडी पुस्तक जो है वो रिटर द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी करेक्ट हो जाएगा। यानी अर्धकुंडी पुस्तक जो है वो कॉल रिटर द्वारा लिखी गई है, जो कि अर्धकुंडी का अर्थ होता है कि पृथ्वी का विज्ञान जिसके 19 खंड है। अर्धकुंडी का मतलब होता है पृथ्वी का विज्ञान जिसके 19 खंड हैं, जो कि एक मुख्यतः अफ्रीका तथा एशिया के वर्णन से संबंधित है। यानी अर्धकुंडी में 19 खंड हैं और ये अफ्रीका तथा एशिया से के वर्णन से संबंधित है। रिटर एक ईश्वरवादी उद्देश्यवादी विचारक थे। रिटर को आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा जाता है। यानी रिटर को किस नाम से भी जानते हैं? रिटर को आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता के नाम से जाना जाता था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवेंस रोम की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई? तो लेवेंस रोम जो की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई? वो एक रेडजेल जो महोदय थे भूगोलवेत्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेवेंस रोम। इसकी जो फेडरिक रेडजेल जो है उनके द्वारा विकसित की गई, और इसी के आधार पर रहने का स्थान या शरण स्थल जो है लेवेंस रोम की संकल्पना का विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या के सिद्धांतों का एक निबंध। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी माल्थस द्वारा इस बात को लिखा गया। यानी जनसंख्या सॉरी यानी माल्थस द्वारा इस सिद्धांत को, इस निबंध को लिखा गया। उन्होंने कहा है कि, यानी माल्थस ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी 1798 में, और उन्होंने कहा था कि जनसंख्या ज्योमेट्री गति से, यानी 1 2 4 8 6 16 32 64
के रूप में बढ़ती है, जबकि भरण पोषण की अगर साधन गति गति देखें तो 1 2 3 4 5 के अनुसार बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मसाई जनजाति किसमें पाई जाती है, यानी मसाई जनजाति किसमें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो अफ्रीका है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में मसाई जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिट्रॉइट के लिए प्रसिद्ध है, यानी डिट्रॉइट के लिए क्या प्रसिद्ध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और डिट्रॉइट के लिए हमारा जो प्रसिद्ध है वो है स्वचालित वाहन उद्योग। क्या है, स्वचालित वाहन उद्योग। इसकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वचालित वाहन उद्योग, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में ईरी झील के तट पर अवस्थित है। क्या है, ईरी झील के पास अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जाता है। तो नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो वो कौन सी नहर हमारी जोड़ती है, तो वो हमारी नहर है पनामा नहर। कौन सी नहर है, पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पनामा नहर इसका करेक्ट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, ये भी हमारा। तो जो कॉफी उत्पादक देश है वो हमारा ब्राजील देश है। क्या है, ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर हम ब्राजील में कॉफी का जो सर्वाधिक निर्यात भी देखें तो वो सेंटोस बंदरगाह द्वारा किया जाता है। अगर ब्राजील जो है साओ यहाँ पे कहवा मंडी क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है, यानी मछली पकड़ना जो है वो किस उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी क्वेश्चन हमारा पूछने का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो मछली पकड़ना है वो प्राथमिक क्षेत्र मान लो या प्राथमिक गतिविधि जो है तो वो मछली पकड़ने के अंतर्गत आती है। कृषि, वन, लकड़ी काटना, खनन, आखेट, मत्स्य उत्पादन, पशुचारण आदि जो है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, और क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा अल्फाल्फा अल्फाल्फा जो है वो क्या है, एक कस्बा है, एक जनजाति है, एक प्रकार की घास है और एक खनिज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो अल्फाल्फा है वो एक प्रकार की क्या है, घास है। क्या है, एक प्रकार की घास है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि एक दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप में यह जो घास है वो पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है, यानी सबसे उत्तम गुणवत्ता का कोयला पूछा जा रहा है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम थ्योरी क्लास में भी इसको पढ़ा चुके हैं, हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट जो है वो एक उत्तम किस्म का कोयला है, एंथ्रासाइट। विश्व में चीन, अमेरिका तथा भारत जो है प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। अगर विश्व में देखें तो चीन सबसे आगे, फिर अमेरिका, फिर भारत है। अगर हम वहीं भारत में अगर बात करें तो भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड जो है प्रमुख कोयला कोयला के क्षेत्र हैं। सबसे अधिक कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना संरचनाओं में पाया जाता है। किसमें, गोंडवाना संरचनाओं में पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी भारत में कौन सा
राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो कर्नाटक है, जिसमें कॉफी जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी उत्पादन होता है। भारत कर्नाटक राज्य का सॉरी भारत का कर्नाटक राज्य जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसमें जो है कॉफी के लिए उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु की उपयुक्त काफी जो है 150 से 200 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु। कर्नाटक में जो वो 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अगर वहीं विश्व में अगर बात के देखें तो जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन आपको बताया कि ब्राजील जो है वो सबसे अधिक विश्व में उत्पादन होता है कॉफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकास है, यानी नगरीय बस्ती जो है उसमें किस बेस पर नगरीय क्षेत्र माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन का हमारा कहने का यही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी भारत में नगरीय जो बस्ती के लिए 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या आवश्यक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। नई दिल्ली की सीबीडी है, यानी नई दिल्ली की सीबीडी क्या है? नई दिल्ली की सीबीडी क्या है? तो इसका नाम जो है नई दिल्ली की सीबीडी कनॉट प्लेस है। क्या है? कनॉट प्लेस है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र अथवा सीबीडी जो है वो किसी नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और महानगरों में से एक से अधिक केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र हो सकता है। दिल्ली का चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और करोल बाग जो है वो सीबीडी अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? चांदनी चौक, कनॉट प्लेस तथा करोल बाग जो है वो सीबीडी के अंतर्गत आते हैं, जो कि केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र अथवा सीबीडी किसी भी नगर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी महत्वपूर्ण भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी नदी जो है वो कश्मीर घाटी से बहती है? वो है झेलम नदी जो है वो कश्मीरी घाटी से बहती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। यानी कौन सी नदी कश्मीरी घाटी से बहती है? वो झेलम नदी बहती है कश्मीरी घाटी से। झेलम नदी बृहदी हिमालयी क्षेत्र में वेरीनाग के समीप अवस्थित शेषनाग झील से निकलने के पश्चात अनंतनाग से होते हुए कश्मीरी घाट में प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर उरी तथा तुलबुल जल विद्युत भारत विद्युत जो है परियोजनाएं बनाई गई हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र में उच्चतम है? यानी पर्यावरणीय जो है वो निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी छोटा नागपुर जो पठार है वो पर्यावरणीय निम्नकरणीय पठारी क्षेत्र में उच्चतम है। छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कोरोमंडल तट जो है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कोरोमंडल तट है वो ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु के वर्ष के लिए अधिक उत्तरदायी है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु वर्ष के लिए एक उत्तरदायी है? जैसे शीतोष्ण चक्रवात, इसमें चार ऑप्शन है, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी, यानी उत्तर जो पूर्वी मानसून है वो भारत के पूर्वी तट पर शीत ऋतु
वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा? पूर्वी मानसून अधिक उत्तरदायी होता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मानसून के निर्वर्तन या प्रत्यावर्तन की ऋतु कहा जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यानी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमारा कितना है? यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम पूर्व से पश्चिम का अगर विस्तार देखें तो वहीं 2933 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट हमारे कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ एक स्थलाकृति घाट है, क्योंकि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है, नीलगिरी का अगर हम देखें तो सर्वोच्च जो शिखर है वो दोदा बेट्टा है। कौन सा? दोदा। पूर्वी पश्चिमी घाट जो है वो कहाँ मिलते हैं? वो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अपनांत को क्या कहते हैं? ग्रीष्म अपनांत को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? वो सी नंबर, यानी 21 जून को ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 21 जून को हम ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। और शीत ऋतु अगर बात करी जाए तो शीत अयनांत के नाम से हम 22 दिसंबर को जानते हैं। 30 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। कब? 30 सितंबर और 21 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अपनाई गई मानक माध्याह्न मेरिडियन जो है वो कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो वो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा मेरा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत में जो मानक माध्याह्न मानी गई वो 82.5 अंश, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रयागराज नैनी से गुजरती हुई रेखा है, जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी गुजरती है। यह रेखा यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। यानी यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है माध्याह्न रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि हुई है, यानी नकारात्मक वृद्धि किस में हुई थी भारत की? जैसे 1911 और 21, 1981, 2021। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 और 1921, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत में 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष भी माना जाता है, तथा वर्ष 1981 में 21 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक हुई थी। यानी 1901 से 1921 तक देश की जनसंख्या में वो धीमी गति से वृद्धि हुई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन क्या कहलाती है? यानी फ्रांस के ऊपर जो आल्प्स है, आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली जो पवन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं। कौन सी? मिस्ट्रल पवन के नाम से जानते हैं। जो फ्रांस के ऊपर से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर प्रभावित जो होने वाली जो पवन होती है वो मिस्ट्रल के नाम से जानी जाती है। तो हम इसे मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भूम का प्रयोग
यानी किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया, और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया। यानी इसमें कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने यानी भूमि का आरंभ किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 53 के लिए वो LD स्टाम्प जो है उन्होंने भूमि प्रयोग का अध्ययन सबसे पहले किया था, और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र भी प्रस्तावित किया था। ब्रिटेन की भूमि, इसका उपयोग तथा दुरुपयोग। तो इस प्रकार से जो LD स्टाम्प है इन्होंने चिकित्सा भूगोल की भी नींव रखी हुई थी। किसने? LD स्टाम्प, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आसवान परियोजना की एक परियोजना थी, यानी आसवान जो परियोजना है वो किसकी एक परियोजना थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यानी मिस्र जो है आसवान परियोजना के लिए मिस्र एक परियोजना है। जो आसवान जो बांध है वो कहाँ बनाया गया था, वो नील नदी पर बनाया गया था, और जो कहाँ पर, मिस्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का क्या नाम था? तो जैसे कि अगर हम देख पाएँ तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट ये हो जाएगा, यानी पैंथालासा, पैंजिया नहीं। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष जो है पूर्व एक महाद्वीपी एक महासागर था। उस महासागर का नाम था पैंथालासा, तथा महाद्वीप का जो नाम था वो था पैंजिया। यानी अगर महासागर की नाम पूछा जाए तो वो था पैंथालासा, और अगर वहीं पर महाद्वीप की बात की जाए तो वो पैंजिया था। यानी पूर्व में केवल एक महाद्वीप था जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं, और एक महासागर था उसे हम पैंथालासा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं, यानी किस पैमाने का प्रयोग करते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मर्कली पैमाना। कौन सा? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम मर्कली जो स्केल है उसका प्रयोग करते हैं। यह मापक गुणात्मक तथा परिमाणात्मक नहीं है। यह मापक इंद्रियों तथा द्वारा प्राप्त जो अनुभव विनाशकारी आदि के रूप में माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मर्कली पैमाना। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है, यानी शहरी और औद्योगिक केंद्रों के में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे हम धूम कोहरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धूम कोहरे के नाम से जानते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी, झील या झरने जैसी जलपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान क्या कहलाता है? यानी एक नदी, झील या झरने जैसी जलपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थान जो है वो क्या कहलाता है? यानी 58 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आंसर है हमारा नम बिंदु बस्ती। यानी एक झील या झरने जैसी जलपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थान को हम एक नम बिंदु के स्थान के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना था। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य कुल प्रजनन दर 2010 तक
2.1 तक लाना था, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा के नाम से जानते हैं, यानी निम्नलिखित में से किसे काली मृदा पृथ्वी के नाम से जानते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यानी शरनोजम जो मृदा है उसे काली मृदा के नाम से भी जानते हैं, शरनोजम, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, तो निम्न वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत जो प्लेट है, जैसे महासागर प्रशांत सबसे बड़ा, तो इसी रूप में प्लेट जो है वो प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं, यानी महाद्वीपीय उद्भव के जो अवसाद हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी यानी भूजात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भूजात कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसके द्वारा बताया गया था, यानी कृषि भूमि द्वारा मॉडल के आर्थिक मॉडल ये किसके द्वारा बताया गया था, वो वॉन थ्यूनेन के द्वारा बताया गया था, और इसका प्रयोग जो है 1826 में वॉन थ्यूनेन ने सबसे पहले किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन को क्वेश्चन को वीडियो को कंप्लीट किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगर हम प्लेटों की बात अगर करें तो हमारी जो प्लेटें हैं 7 प्लेटें होती हैं। जैसे अगर बात करें तो प्लेट विवर्तन की क्रियाओं के आधार पर अब तक जो है 7 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया, जिसमें अगर हम 7 प्रमुख देखें तो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और प्लेट शब्द का जो नामकरण है वो किया था टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। किसके, टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। इस प्रकार से इस वीडियो को कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।